बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ आपके लिए दूसरा वीडियो, जो कि है आपका इंग्लिश लिटरेचर में बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका जो फर्स्ट पेपर है उसका भी जो फर्स्ट टॉपिक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो। और आज हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ मेन चीज़ें समझेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और हम उसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों कहते हैं, और उसके कुछ पॉइंट्स की हमें एक अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखने के लिए या फिर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो वो चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो फर्स्टली हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे इसकी। बेसिक इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वर्क लाइक स्लाइड शोज़। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो किसकी तरह वर्क करता है, स्लाइड शोज़ की तरह वर्क करता है। स्लाइड शोज़ यानी कि जैसे कि हम अपने फ़ोन में भी बना लेते हैं स्लाइड शोज़, जो कई फ़ोटोज़ होते हैं उनको हम स्लाइड शो का जब ऑप्शन हम क्लिक करते हैं तो वो फ़ोटोज़ एनिमेशन के साथ में प्ले होती रहती हैं वीडियो की फॉर्म में। होते फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ नहीं होते हैं, वो होते फ़ोटोज़ ही हैं पर वो एक वीडियो के फॉर्म में होते रहते हैं प्ले। तो उसको बोलते हैं हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो मेन बेसिक मीनिंग है वो तो यही है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अब इसके आगे का। टू कन्वे अ मैसेज और अ स्टोरी यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्लाइड्स। हम कोई भी स्टोरी और मैसेज को बताने के लिए उसको क्या करते हैं, हम कुछ स्लाइड्स में तोड़ देते हैं। यानी कि अपने जो मैसेजेस हैं उनको हम एक फ़ोटो में तोड़ लेते हैं। फ़ोटो में मतलब एक एक फ़ोटो में हम अपनी एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को लिखते हैं। और जो हम एक एक पॉइंट को लिखते हैं वो क्या होता है हमारा, वो होती है हमारी स्लाइड्स। जो हम जैसे कि मानिए आप ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये पूरी एक फ़ोटो है ये, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक स्लाइड की तरह ही समझेंगे। जैसे कि वो जो फ़ोटो होती है वो भी इसी तरह होगी आपकी, उस पर भी कुछ मेन पॉइंट्स वन करके लिखा होगा कुछ भी एक स्लाइड पे। फिर जो आएगी हमारी दूसरी स्लाइड तो उस पर भी कोई और टॉपिक लिखा होगा आपका, या फिर उसी पॉइंट से रिलेटेड कोई छोटा सा पॉइंट लिखा होगा उसका। तो फिर उसके बारे में जो भी प्रेजेंटेशन करने वाला होगा वो क्या करेगा, पहले उस पॉइंट को देखेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपना एक्सप्लेनेशन देगा उस टॉपिक पे। वो केवल एक हिंट की जैसे भी होता है कि हम उसको इसलिए यूज़ करते हैं उन पॉइंट्स को जिससे कि हमें प्रेजेंटेशन देने में आसानी हो। हमें पॉइंट्स मेन याद रहते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन देना थोड़ा ईजी बनाता है ये। फिर क्या है, थिंक ऑफ ईच स्लाइड एज अ ब्लैंक कैनवास एंड वर्ड्स दैट हेल्प्स यू टेल योर स्टोरी। तो जो ये स्लाइड होती हैं वो हमें क्या करती हैं, हमें सोचने के लिए प्रेरित करती हैं एक तरह से, और हम उसे कैनवास की तरह मानते हैं, खाली कैनवास जिस पे हम पेंटिंग करते हैं, जो पेपर हम यूज़ करते हैं उसको कैनवास बोलते हैं। तो हम उसकी तरह मानते हैं उसको, और उस पर अपने जो भी हम आइडियाज़ होते हैं उनको क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। जैसे कि हमारी कोई भी खाली पिक्चर है तो हम उस पर डिज़ाइन बनाएंगे तो क्या होगा, अपना जो भी थॉट्स हैं वो हम रिप्रेजेंट करेंगे उस पर। तो उसी तरह से हम स्लाइड्स पे अपने थॉट्स को लिखकर अपने आइडियाज़ को, अपनी स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका ओरिजिन देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ अ प्रोग्राम क्रिएटेड बाय रॉबिन गस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन, सॉफ्टवेयर कंपनी नेम फोरथॉट ऑन अप्रैल 1987 में। तो जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो एक कैसा प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है जो क्या कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो क्या एक प्रोग्राम है जो रॉबर्ट गस्किन और उनके फ्रेंड डेनिस ऑस्टिन के द्वारा जनरेट करा गया है या बनाया गया है। और एक कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी, उसमें बनाया गया था जिसका नाम था फोरथॉट। और कब बनाया गया था, अप्रैल 1987 को। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ इट कॉल्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। ये जैसे कि इतना सा
ये है हमारा जो हम अभी देखेंगे। तो मेनली हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गस्किन वन नाइट ही केम अप विद PowerPoint randomly under the shore intentionally. Nobody liked it, but when his colleague Jalen Hoban independently had the same idea, he saw a sign on an airport reading PowerPoint. They took it for an omen एंड स्टक विद द नेम। तो क्या हुआ था, जब अकॉर्डिंग टू गस्किन के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, एक बार उन्हें ये आइडिया आया था एक रात को, जब वो अपना शॉवर ले रहे थे लेकिन नहा रहे थे, तो उन्हें अचानक से ऐसे आइडिया आ गया था, जैसे हमें भी आते रहते हैं नहाते धोते समय, कुछ हम सोचते रहते हैं, तो उस चीज़ के लिए उन्हें आइडिया आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसे किसी ने लाइक नहीं करा, उसे किसी ने पसंद नहीं करा। लेकिन उनका जो कलीग था, ये क्या नाम था उसका, जेलन हॉबिन नाम था उसका, तो उसे भी वो आइडिया सेम आइडिया आया था। उसने एयरपोर्ट पे क्या हुआ था, उसे एक दिन ये नाम देखा था PowerPoint लिखा हुआ, तो इसकी वजह से उन्हें एक शुभ चीज़ की तरह शुभ अशुभ मानकर उन्होंने ये चीज़ सेलेक्ट कर ली कि हमें भी आया, तुम्हें भी आइडिया आया है, और ये चीज़ ही उन्होंने कंफर्म कर ली कि हाँ हमें ये रखना है। उसके नाम के पीछे स्टक हो गया, यानी कि इसी पे रुक गए वो कि हाँ हमें यही नाम रखना है। तो ये थी इसकी नॉर्मल स्टोरी। अब हम इसके आगे देखेंगे इसके जो मेन PowerPoint प्रेजेंटेशन के हमारे जो कुछ टिप्स हैं, 5 टिप्स देखेंगे हम उसकी, 5 या फिर 4, इस तरह से हम कुछ टिप्स देखेंगे जो हमारे PowerPoint प्रेजेंटेशन को बेटर बनाएगी लिखने के लिए। ओके, देखते हैं आगे। इसके आगे हमने कहा था कि हम ये 5 पॉइंट्स देखेंगे, तो ये 5 पॉइंट्स हैं। द आर्ट ऑफ राइटिंग PowerPoint। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूज़ अ सिंगल बैकग्राउंड फॉर द इंटायर प्रेजेंटेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे जिस पे हमें अपनी प्रेजेंटेशन को बनानी है। ठीक है, तो वो हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे। फिर यूज़ अ क्लीन, क्या करेंगे हम, एक क्लीन फॉन्ट लेंगे, सिंपल क्लीन फॉन्ट जिस पे हमें साफ साफ दिखाई दे कि हम क्या लिख रहे हैं। फॉन्ट होता है हमारा जो राइटिंग स्टाइल होता है, जैसे कि कोई इटैलिक्स में लिखता है, कोई बोर्ड में लिखता है काफ़ी, या फिर कोई कैलिबरी में लिखता है, काफ़ी फॉर्म्स होती हैं आपकी, तो वो फॉन्ट लेंगे हम। ये फॉन्ट नहीं है, फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट। तो यूज़ key phrases, choose a few key phrases that remain throughout your PowerPoint presentation। तो हम कुछ की phrases भी लेंगे, जैसे कि जो भी हमारा मेन टॉपिक होगा उस तरह का कुछ से रिलेटेड हम अपना की फ्रेज ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको ये पूरे PowerPoint प्रेजेंटेशन में रहने देंगे। फिर करेंगे जो हमारा फोर्थ है, प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ओनली यूज़ डायरेक्ट आइकॉनिक लैंग्वेजेस। तो सिंपल सोवर लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड कराएंगे जो उन्हें डायरेक्टली समझ में आएगी, कुछ घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे। फिर 5th है, अवॉइड टू मच टेक्स्ट। मतलब प्रेजेंटेशन होती है वो केवल जो भी प्रेजेंटेटर होता है उसके लिए एक हिंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हमें कोई कहानी ने स्टोरी पढ़ के नहीं सुनानी होती है। तो जैसे कि लाइन्स है एक तरह के, वो प्रेजेंटेशन ही समझिए आप। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं 1 2 3 4, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसी तरह से उनके पास भी केवल कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे नंबर 1 पड़ा हुआ है एक स्लाइड पे, और कुछ बैकग्राउंड है, और यहाँ पे कुछ भी पिक्चर बना हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड, और वो उसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स या फिर इमेजेस यहाँ पे थोड़ी सी लगी हुई हैं। तो वो चीज़ें मिलके क्या करती हैं, जैसे ये है, फिर यहाँ पे कुछ इमेजेस लगी होंगे ऐसे करके, और उससे रिलेटेड लिखा हुआ होगा 2-3 लाइन्स में बस। अब वो जो और एक हेडिंग पड़ी होगी मेन यहाँ पे, ठीक है, मेन हेडिंग पड़ी होगी, और फिर यहाँ पे लिखा होगा 1 पॉइंट में ऐसे जो भी कुछ लिखा है। तो फिर जो आपका प्रेजेंटेटर होगा वो क्या करेगा, उसी चीज़ को बताएगा आपको। प्रेजेंटेटर आपको उसी चीज़ को बताएगा ईजीली, और समझ में भी आएगा आपको। क्यों आएगा, क्योंकि वो आपको कीवर्ड से एक्सप्लेन करेगा, जो कीवर्ड्स ने लिखे हैं उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। फिर अब उसमें लिखा हुआ है यूज़ ब्यूटीफुल एड्स। तो कुछ बहुत सारे ब्यूटीफुल उसमें ऐसी चीज़ें आपको लगानी है, विजुअल एड्स लगाने हैं, मतलब फ़ोटोज़ या फिर कुछ भी वर्चुअल चीज़ें लगानी है, जिससे कि आपका ध्यान भी अट्रैक्ट हो, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव फील लगे आपको।
चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर, क्योंकि इंसान को जब तक बेसिक ग्रामर की नॉलेज नहीं है, स्पेलिंग की नॉलेज नहीं है, तब तक वो एक अच्छा प्रेजेंटेटर नहीं बन सकता है। क्योंकि मान लीजिए जहाँ पे आप बैठे हैं वो सारे पर्सन्स ऐसे हो कि अच्छे से इंग्लिश को जानते हो, इंग्लिश में ही होता है ऑफिस वर्क ज़्यादातर, तो ये होता है कि अब उन्हें तो अच्छे से पता है सब कुछ। अगर आपसे ये छोटी सी माइनर मिस्टेक हो जाती है जैसे कोई स्पेलिंग में, तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी जो भी हमारे ऑफिस वर्कर्स हैं या फिर हमारे कलीग्स हैं या फिर जो हमारा प्रेजेंटेशन को देखने आए हैं बाहर से कोई, तो उन पर। जैसे कि मान लीजिए अभी यहीं पर ही कोई स्पेलिंग सिंपल सी गलत होती, मान लीजिए सिंपल की स्पेलिंग गलत होती है, किसी भी छोटी सी चीज़ की स्पेलिंग गलत होती, तो आपका इंप्रेशन क्या पड़ता, मतलब मेरा इंप्रेशन क्या पड़ता आप पे कि मुझे नहीं आती हैं वो चीज़ें, इस भले ही वो मुझसे मिस्टेक हुई हो इस चीज़ की, मैंने नोटिस ना करी हो, पर आप तो यही समझते कि मेरी गलतियाँ हैं कुछ, या फिर मुझे लिखना नहीं आता है, मुझे स्पेलिंग्स नहीं आती है। तो जो हमारा इम्प्रेशन है वो इन चीज़ों से भी बहुत अच्छा पड़ता है। अगर आप बहुत अच्छी एफिशिएंट और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उन्हें समझ में जल्दी आता है, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डोंट रीड अ प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस द प्रेजेंटेशन सो यू कैन स्पीक फ्रॉम बुलेट पॉइंट्स। आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन को एक पोएम की तरह या फिर कोई स्टोरी की तरह लाइन वाइज नहीं लिखना होता है। क्या करना होता है आपको, एक मेन हेडिंग ये पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए यही पड़ी हुई है मेन हेडिंग ये, और ऐसे इसके जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इसी तरह से रहता है, ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक स्लाइड है मान लीजिए, तो उसमें कम से कम 2 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। तो वो रिप्रेजेंट करता है आपको कि कम आपको लिखा होना चाहिए स्लाइड्स पे, कम आपने लिखा हो और आप एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से करें। और ये एक्सप्लेन तब आप कर पाएंगे जब आपने घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करी होगी उसकी एक्सप्लेन करने की, कि आप अपने आइडियाज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सबके सामने। फिर 9th है गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू एट स्टार्ट देन प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन। अब जो भी टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ाया था अभी स्टार्ट करा था जब, तो मैंने आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिया था, उसके बाद मैंने आपको ओरिजिन और उसकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, फिर मैं आपको ये उसकी कुछ मेन पॉइंट से बता रही हूँ सारे, ठीक है आपको। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ेगा, है ना। सो यू हैव टू गिव अ सिंपल शॉर्ट ओवरव्यू so that people can understand what you want to speak। ओके, तो फिर आपको सही से बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ेगा जिससे वो कंफ्यूज ना हो कि आप क्या बताने जा रहे हैं, उनको समझ में आए। थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए ना, फिल्म में भी होता है ना कि आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो उससे पहले से पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि हाँ ये होने वाला है वो होने वाला है, जिससे ये आपको ओवरव्यू मिलता रहता है, ठीक है। लिमिट द नंबर ऑफ स्लाइड्स, ये नहीं है हाँ 10-12 हो गई स्लाइड्स, ये नहीं आप 15-16-20-21 स्लाइड्स कर रहे हैं जिससे कि लोग बोर हो रहे हैं सुन सुन के। तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको कम शब्दों में अपनी बातों को 10-12 स्लाइड से ज़्यादा नहीं लिखनी है किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स रहेंगे आपके। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे हम वो नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट वन पे ही पढ़ेंगे जो कि होने वाला है आपका करिकुलम वाइटे या फिर रिज्यूमे, ठीक है। रिज्यूमे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन पे, एक आध दिन में भी वीडियो आ जाएगा उसका भी, जल्द से मैं कोशिश करूँगी वीडियो लाने की। सो अभी के लिए आप इतने ही चीज़ों को रिवाइज करिए जो भी मैंने आपको आज बताया है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में है, आप ये नोट भी कर सकते हैं, अगर आप लिखेंगे इसको तो भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू। ओके, बाय बाय।